हेलो बच्चों, टेस्ट नंबर 3 आप सभी लोगों ने क्या है टेस्ट दिया होगा गुरुकुल का। आज तीसरा टेस्ट है, 7 मई का दिन है आज, और आज तीसरा टेस्ट हुआ है नीट के लिए, नीट 2021 के लिए 180 क्वेश्चन का बेटा टेस्ट है। 180 क्वेश्चन टेस्ट में हुए हैं, जिसमें आपका 45 फिजिक्स का था, 45 केमिस्ट्री था और 90 आपका क्या था, बायोलॉजी था। आज का जो टॉपिक था वो ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन थे। तो आइए 45 क्वेश्चन का सलूशन मिला लेते हैं, ठीक है। जिनकी जो गलतियां हैं आपको यूट्यूब के माध्यम से ये क्या है आपके पास पहुंच रहा है। जो भी बच्चे हैं आप चाहें तो क्वेश्चन भी बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। जो बच्चे गुरुकुल के हैं वो भी इसको देख सकते हैं, जो नहीं हैं वो भी उन क्वेश्चनों को नोट करें, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे भी बेटा। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हाँ ये 45 क्वेश्चन में आपके पूरा उम्मीद है कि ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आता है, तो इस तरह का 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। अब वही नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उस टाइप का थोड़ा सा हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर दें। तो आप चाहें तो इन 45 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर भी सकते हैं अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो शुरू किया जाए बेटा, आइए चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। टेस्ट 3 का पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है। गुरुकुल अभ्यास फॉर नीट 2021, टॉपिक ग्रेविटेशन, एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 8, डेट 7/5/2021। तो 2021 का है, पहला टेस्ट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है कि पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा था, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए मास डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू k by x क्यूब इन द x डायरेक्शन, टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी 0 इंफिनिटी, इट्स वैल्यू एट डिस्टेंस x। तो आपको क्या बताना है, ग्रेविटेशनल फील्ड दिया गया है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू बताना है। अब ये बताइए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सभी लोगों को पता होता है कि आखिरकार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ये देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप सभी लोग जानते हैं, V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स होता है। भाई E इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता है, यहाँ भी आता है, ग्रेविटेशन से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तैयारी भी होगी, तो दोनों जगहों पे आता है। V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स हो जाएगा। ई देखिए क्या है यहाँ पे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कितना है, ये देखो ई है कितना, k बाई एक्स क्यूब। अब k बाई एक्स क्यूब डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस k तो बाहर हो गया, एक्स क्यूब होगा तो x टू पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब ये कौन सा आ रहा है, डी वाला आ रहा है, k/2x क्यूब, k/2x क्यूब, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, चलते हैं क्या कर रहा है। देखिए बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज 83 मिनट्स। मतलब कोई भी सैटेलाइट है अर्थ सरफेस के नियर है। अर्थ सरफेस के नियर का मतलब हम ये मान लेते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे होगा तो उसकी हाइट को इग्नोर कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि लगभग क्या होता है, सैटेलाइट जो हो रहा है वो इसी पे उड़ रहा है। 83 मिनट्स है। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन ऑर्बिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ 3 आवर अर्थ रेडियस फ्रॉम द सरफेस, मतलब दूसरे केस में यहाँ से 3 आर है, तो ये देखिए 3 आर है, तो 3 आर है तो इस दशा में क्या होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे 3/2 है। बोलो भाई, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे 3/2 है, मतलब टाइम पीरियड t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे 3/2 है। तो ये बताइए जब क्लोज है तो टाइम पीरियड कितना है, 83 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे 3/2 है। और यही जब क्या है, 3r है सरफेस से, याद रखिएगा सरफेस से 3r है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ली जाती है। बच्चों ध्यान देना, डिस्टेंस जो ली जाती है वह कहां से, सेंटर से ली जाती है। क्यों पता है, तो इस सैटेलाइट की सेंटर से डिस्टेंस जो है वह कितनी हो जाएगी टोटल, वो 4r हो जाएगी। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 4r पे 3/2। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये बताइए r तो कट जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 का क्यूब कितना होगा 8, यानी t इक्वल टू क्या होगा 83 × 8, और ये आपका हो जाएगा 664 मिनट्स हो जाएगा। तो इसका मतलब दूसरे का जो आंसर है वह कितना दिया गया है, वह सी दिया गया है, ठीक है भाई, दूसरे का आंसर सी दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m वेरी h। तो आप जानते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होती है, रूट में 2g बाई क्या होती है, r होती है, ठीक है। यही आपका क्या होती है, रूट में 2g होती है, फार्मूले पे ध्यान दें, यही आपका क्या होता है रूट में, ठीक है। इसकी वैल्यू रखते हैं तो 8/3g, ठीक है, π
पाई मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब आर ई का स्क्वायर इंटू ये देखिएगा आर ई का स्क्वायर इंटू डेंसिटी होता है। तो आप देख रहे हैं कहीं भी जो है किसी भी टर्म में ये जो प्रोजेक्टेड बॉडी होता है उसके मास से इंडिपेंडेंट होता है। ये देखिए इसके वेलोसिटी, तो प्रोजेक्टेड बॉडी के मास से ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। हमेशा ये क्या होता है, सेंट्रल बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, और ना ही डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे भी नहीं डिपेंड करता है। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए सैटेलाइट आर द मूविंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, दे मस्ट हैव द सेम। तो याद रखिए अगर कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ अगर क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, ये देखिए एक सैटेलाइट जो है ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो याद रखना दे मस्ट हैव द सेम मास, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड। मतलब कहा जा रहा है कि क्या वह सेम रखता है, दे मस्ट हैव द सेम, मतलब क्या उसका सेम रहता है, ये कहा जा रहा है। तो द टू सैटेलाइट्स, एक मिनट, आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, दे मस्ट हैव द, ठीक है। तो ये देखिए कहने का मतलब क्या है, अब थोड़ा सा मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मतलब जनरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। दो सैटेलाइट हैं, तो दो सैटेलाइट हैं, तो देखिए एक बात याद रखिए, जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, ये ध्यान दीजिएगा, ये रूट में जी एम बाई आर ई प्लस एच होती है, यानी ये मास है इसका, ये इसके मास से इंडिपेंडेंट होती है। तो क्या हो सकता है, हो सकता है कि इनका मास अलग अलग भी हो। अगर मास अलग अलग होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, ठीक है, इनका एंगुलर मोमेंटम भी अलग अलग होगा, लेकिन मास अलग अलग होने से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए स्पीड पे क्या कोई फर्क पड़ रहा है, क्या स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, दे मस्ट हैव द स्पीड, मतलब स्पीड उनका सेम होगा। भाई मास तो अलग अलग भी हो सकता है ना, ठीक है, मास अलग अलग भी हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम भी अलग हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी अलग हो जाएगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, फोर्थ का कौन सा होगा, ये डी होगा। ये देखिए फोर्थ का डी हो गया। फिर पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ऑफ पॉइंट मास m एंड थिन यूनिफॉर्म रॉड of mass m and length l if they are located along a straight line at a distance a from each other, distance a from each other, देखिए distance a from each other है, distance a from each other, ठीक है। तो अब देखो मान लो कि एक छोटा सा ये मास है और ये देखो ये एक रॉड है, रॉड की लंबाई भी दी गई होगी आपको, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, l दी गई है, ठीक है। रॉड ऑफ मास m, इसका मास कैपिटल M है, और लाइन एट ए डिस्टेंस ए, डिस्टेंस ए पे दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से मास एलिमेंट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, मास एलिमेंट। यहाँ से ये देखिए छोटा सा मास एलिमेंट हम लोग डीएम निकाल लेते हैं। देखिए छोटा सा मास एलिमेंट हम लोग डीएम निकाल लेते हैं। देखिए छोटा सा मास एलिमेंट हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, डीएम निकाल लेते हैं, छोटा सा मास। क्यों भाई, छोटा सा मास जो है यहाँ पे ये देखिए डीएम निकाल लेते हैं। तो ये बताइए यल लेंथ का अगर है तो इसका जो मास हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, m बाई यल, और ये क्या हो गया, ये dx हो गया, छोटी सी लंबाई, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस दी गई है, x, तो m बाई यल dx हो गया, ये इसका मास हो गया। अब इस m और m डैश के बीच हम पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। क्यों भाई, m और m डैश के बीच पोटेंशियल, इसका मास तो m डैश हो गया, ये छोटा सा जो पार्ट माने हो, तो इसके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वह देखिए ड्यू इक्वल टू माइनस जी एम डैश अपॉन यक्स का स्क्वायर, ड्यू इक्वल टू माइनस जी एम डैश अपॉन कितना, यक्स का स्क्वायर, या ड्यू इक्वल टू कितना हो गया भाई, ये ध्यान दीजिएगा, ड्यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस जी एम डैश कितना हो गया, ये देखिए एम बाई यल डी एक्स अपॉन यक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, एम बाई एल डी एक्स अपॉन कितना, यक्स स्क्वायर, एम बाई एल डी एक्स अपॉन क्या, यक्स का स्क्वायर। ये देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो माइनस जी एम बाई एल डी एक्स अपॉन कितना हो गया, यक्स का स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं रहता है, सॉरी, तो यक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर नहीं रहता है, ठीक है।
अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब हमको पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी के लिए उसको ए से लेके ए प्लस एल तक इंटीग्रेट कर दीजिए। ये देखिए क्या कर सकते हैं, यू इक्वल टू क्या कर सकते हैं आप, ए से लेकर ए प्लस एल तक इंटीग्रेट कर दें, ए प्लस एल तक, तो क्या आएगा माइनस जी एम बाई एल और 1/x dx। बोलो भाई 1/x dx कितना हो जाएगा बताइए, माइनस जी एम बाई एल। बोलो बच्चों ध्यान देना, माइनस जी एम बाई कितना हो गया यल, और 1/x कितना होगा, log x होगा। ये देखो log x होगा बच्चों, और log x का मतलब a से लेकर a प्लस यल तक हो गया। इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, u इक्वल टू माइनस जी एम बाई एल। एक बार इसकी जगह a प्लस एल रखेंगे, ठीक है, और एक बार माइनस लगा के, तो ये क्या आएगा, a प्लस एल अपॉन ए आएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका मिल रहा है देख लीजिए, इसका ये सी वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो 5 का कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, यानी 5 का हो गया आपका सी वाला। अब चलते हैं 6 पे, देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, 6 वाला भी बड़े अच्छे क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन को आप अगर टेस्ट नहीं भी दे रहे हैं, कहीं का भी कोई बच्चा देख रहा है, अगर टेस्ट नहीं दे रहा है तो इन क्वेश्चनों को देखिए, क्वेश्चन तो आपके दिख ही रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूँ, और क्वेश्चन को सेल्फ भी लगाइए, आपको हेल्प मिलेगी, पक्का हेल्प मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 2 क्वेश्चन आपके पूरे आ जाएंगे, लेकिन हाँ इस पैटर्न के आएंगे, क्योंकि ये सारे फार्मूले आपके कवर कर दे रहा है। भाई चैप्टर के जो 45 क्वेश्चन हैं वो ग्रेविटेशन के जितने फार्मूले हैं, हो सकता है कोई 1-2 छूटे, लेकिन जितने भी मैक्सिमम आने वाले 99% फार्मूले हैं उनको कवर कर दे रहा है। तो 2 क्वेश्चन का चांसेज आपके पास है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी पार्टिकल जो है वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद वेलोसिटी रूट gr, where r denotes the radius of earth and g the acceleration due to gravity, और g जो है acceleration due to gravity on the surface of earth, then maximum height ascended by the particle is, मतलब कितने हाइट तक मैक्सिमम जाएगा। तो ये बताइए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो सैटेलाइट है, ये देखो, ये मान लीजिए r हाइट तक है, ये पता नहीं कहाँ तक गया है, h हाइट तक गया है, तो h हाइट तक गया है, तो इसका मतलब यहां जाके सैटेलाइट रुक जा रहा है, यहां जाके सैटेलाइट क्या है, देखिए यहाँ जाके सैटेलाइट क्या है, रुक जा रहा है। देखो भाई यहाँ जाके सैटेलाइट जो है वह रुक जा रहा है, तो सैटेलाइट रुक जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, माइनस जी एम अपॉन आर ई प्लस एच है। और सैटेलाइट अगर अर्थ सरफेस पे है तो दोनों चीजें हैं उसकी, काइनेटिक एनर्जी भी है, क्यों भाई, यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताइए, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये बताइए, माइनस जी एम अपॉन कितना आ रही, ये तो होगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी एम अपॉन आ रही, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम अपॉन आर ई प्लस कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर ई प्लस एच हो जाएगा। अब बताओ क्या दोनों आपस में क्या है, बराबर होगा कि नहीं, भाई बताइए, दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा, हाफ mv² और माइनस जी एम अपॉन कितना हो जाएगा, आर ई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस जी एम अपॉन आर ई प्लस एच, और प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखिए v प्रोजेक्शन वेलोसिटी दिया है, ये देखिए, ये तो करा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे दिया है, तो हाफ mgr माइनस जी एम अपॉन आर ई माइनस जी एम अपॉन आर ई प्लस एच। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो होगा एच इक्वल टू कितना आएगा, आर ई आएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बेटा, बी वाला ऑप्शन सही, मतलब 6 का कौन सा सही है, बी वाला सही है। चलिए 6 का बी हो गया। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या दे रहा है। देखिए 7वां क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 मासेस इज डबल, सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही सिंपल कुछ क्वेश्चन भी होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 मासेस इज डबल, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। आप जानते हैं कि दुनिया में 2 मास कहीं भी होते हैं, चाहे पानी में हो चाहे किसी मीडियम में हो, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। भाई ध्यान दीजिएगा, 2 कहीं भी होंगे तो हमेशा वह एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बताइए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डबल हो गया, ये डबल हो गया,
तो एफ डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4r² हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिड्यूस टू क्वार्टर, मतलब एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी एफ डैश इक्वल टू एफ बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रिड्यूस टू क्वार्टर मतलब 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या करा है, इफ r इज द रेडियस ऑफ अर्थ देन द हाइट अबव द। अब इस पे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इसमें हमने दिया है, इसलिए दिया है कि जरूर पक्का है कि इस पे क्वेश्चन क्या है, हर साल मिलता है। अभी मत कहना कि बेटा कि इस टाइप के सर 2-3 क्वेश्चन आपने दे दिया, इसलिए 2-3 टाइप का क्वेश्चन दिया है कि ताकि भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो औसत होते हैं, एवरेज होते हैं। अब पूरा हम लोग को उम्मीद होता है कि इस पे हर साल 1 साल छोड़ के या हर साल लगभग 1 साल 2 साल छोड़ के जरूर इस पे क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए इस पे 1-2 क्वेश्चन आए होंगे, तो उसका इधर उधर मत लीजिएगा, सबको सॉल्व करिएगा, जरूर देखिएगा मिलेगा इस पे क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या करा, इफ r इज द रेडियस ऑफ अर्थ देन द हाइट अबव द अर्थ सरफेस वेयर द वैल्यू ऑफ g विल बी हाफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। तो ये बताइए अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी कैसे वेरी कर रही है, g डैश इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, ये तो होती है। क्वेश्चन में क्या दिया है, g डैश की वैल्यू g/4 दिया है, ये देखो g डैश की वैल्यू क्या दिया है, g/2 दिया है, देखो g डैश, तो g अपॉन 1 प्लस h अपॉन। अब इसमें सबसे अच्छा आप किया करिए, इसको एक्सपेंड मत किया करिए। एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, जब यह 4 से छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो आप बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया करिए ऊपर ले जाके, और नहीं छोटा है तो इसको एक्सपेंड मत करिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया करिए। देखिए जी से जी कट गया, तो 1/√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/1 प्लस h अपॉन r, यानी क्या कहने का मतलब 1 प्लस h अपॉन r इक्वल टू √2 हो गया, और h अपॉन r इक्वल टू √2 माइनस 1 या h इक्वल टू √2 माइनस 1 r हो गया। बोले भाई h इक्वल टू √2 माइनस 1 कितना हो गया, यानी h की जो वैल्यू हो गई वह √2 माइनस 1 r हो गई। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, ए बॉडी रिलीज फ्रॉम ए हाइट h, एक बॉडी है उसको रिलीज किया जा रहा है फ्रॉम हाइट h, टेक्स टाइम टू रीच अर्थ सरफेस, द टाइम टेकन बाय सेम बॉडी रीच फ्रॉम द सेम हाइट रीच ऑन द मून सरफेस। तो ये बताइए अर्थ सरफेस पे क्या होगा, t इक्वल टू, ये तो आप पढ़े होंगे 2h/g, अर्थ सरफेस में। मून पे क्या होता है, मून पे जो होता है रूट में 2h, ये तो हाइट सेम है। ग्रेविटी मून पे क्या होती है भाई, ग्रेविटी जो मून पे होती है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में मून दे रखा है, तो जो मून पे ग्रेविटी होती है वह g/6 होती है। ये देखिए जो मून पे ग्रेविटी है वह कितनी होती है, वह g/6 होती है मून पे ग्रेविटी। ध्यान दीजिएगा, मून पे जो ग्रेविटी होती है वह g/6 होती है। तो जब मून पे ग्रेविटी g/6 होती है तो दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए टी मून इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये √6 TE ये आ जाएगा, और ये कौन सा है, ये वाला है, सी वाला है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, √60, यानी 9 का कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि GH एंड GD बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एट ए हाइट h एंड डेप्थ d above एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ रिस्पेक्टिवली, एज्यूमिंग h लेस देन r एंड d लेस देन r। और कह रहा है कि अगर अर्थ सरफेस के हम बहुत समीप हैं और ऊपर और नीचे जा रहे हैं और दोनों जगहों पे ग्रेविटी आपस में बराबर है, तो भैया उस h और d में क्या रिलेशन है। जैसे क्या दिया है देख लीजिए, ये देखिए अर्थ सरफेस से हम h हाइट ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगा, GH इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का क्या होल स्क्वायर, चूंकि h लेस देन क्या है, r है। अगर h लेस देन r है भाई, ध्यान दीजिएगा, h लेस देन r है, तो ये क्या हो जाएगा, GH इक्वल टू G 1 प्लस h अपॉन r पावर क्या -2 हो जाएगा। बोलिए बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे कि नहीं, बाइनोमियल थ्योरम, या GH इक्वल टू क्या हो जाएगा, G1 माइनस 2h अपॉन r। हमेशा ये सब थ्योरम ध्यान रखे रहिए। फिर डेप्थ में अगर हम जाते हैं, डी डेप्थ जाते हैं, ये देखिए डी डेप्थ हम जा रहे हैं, डी डेप्थ यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाती है भाई, यहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाती है, जी डेप्थ G1 माइनस, फार्मूले याद होने चाहिए, अगर फार्मूले याद होंगे
तो भैया नीट आपकी मुट्ठी में है, ये ध्यान रखे रहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फार्मूले वाले बनते हैं, ये ध्यान रहे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फार्मूले वाले बनते हैं। तो डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन कितना हो गया, आर ई हो गया। ये देखिए जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, दोनों आपस में बराबर हैं, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है जी एच इक्वल टू जी टू, यानी जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, और ये क्या हो गया, ये जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई हो गया। जी से जी कट गया, दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा, डी इक्वल टू 2h आ जाएगा। तो 10वें का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 10 का क्या, बी हो जाएगा। अब चलते हैं 11 पे, देखते हैं क्या है। 11 देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको सेट करना पड़ेगा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करा कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज ए टोटल एनर्जी ई नॉट, इट्स पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी रिस्पेक्टिवली। अब देखिएगा टोटल एनर्जी इसका पॉजिटिव दे दिया है, तो थोड़ा सा अब क्या है, तामझाम हो जाएगा। वैसे टोटल एनर्जी होता क्या है, निगेटिव होता है किसी भी सैटेलाइट का, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा बदमाशी किया है, तो बदमाशी किया है तो आप लोग भी किसी से कम नहीं है। ये देखिए टोटल एनर्जी क्या दे रहा है, ई नॉट दे रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी क्या दे रहा है, ई नॉट दे रहा है, मतलब क्वेश्चन में टोटल एनर्जी क्या दे दिया है, ई नॉट दे दिया है। तो आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होता है, ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी के ई प्लस पी होता है। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब देखो भाई टोटल एनर्जी ई नॉट आया कैसे होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या होती है, रूट में जी एम बाई आर, यानी हाफ जी एम बाई कितना हो गया, आर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो पक्का है माइनस जी एम बाई कितनी होती है, आर होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वह काइनेटिक एनर्जी का दूना होता है। अब ये बताओ टोटल एनर्जी यहां पे क्या है, पॉजिटिव है, और एक एकदम फिक्स है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का क्या है, दूना है। देखो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का दूना। देखिएगा एक और क्वेश्चन इसी तरह से है उसमें, ठीक है ना, आगे चल के इसी में एक और क्वेश्चन है कोई, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट बता देंगे उसी तरह से। क्या है यहां समझ लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का दूना है, देख लो यहाँ रिलेशन है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 काइनेटिक एनर्जी, -2 काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए टोटल एनर्जी को पॉजिटिव कह रहा है ये, तो टोटल एनर्जी को पॉजिटिव कह रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ -2 काइनेटिक एनर्जी अगर रख दें तो क्या ये पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा। और आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी कितना होता है भाई, टोटल एनर्जी जो होता है वह होता है -12 जी एम बाई कितना होता है, आर। तो इसको आप क्या है, ई नॉट, इसको कह रहा है ई नॉट कह रहा है वह, तो ई नॉट कह रहा है, तो इसका मतलब पक्का है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, निगेटिव होगी। यानी इसको क्या लिखना पड़ेगा हमको, इसको क्या लिखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को हमको क्या लिखना पड़ेगा, निगेटिव, यानी ये लिखना पड़ेगा -E नॉट, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखना पड़ेगा, +2E नॉट लिखना पड़ेगा। क्यों भाई, तभी तो सेट करके देख लीजिए थोड़ा। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, -E नॉट हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 2E नॉट हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, 2E नॉट में से E नॉट आ गया, इसका मतलब क्या बचा, E नॉट बचा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें भाई, देख लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी 2E नॉट और काइनेटिक एनर्जी -E नॉट, यानी सी वाला होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, थोड़ा सेट करके देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है, द फिगर शो द मोशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस। द शेडेड एरिया A and B can be assumed to be equal if T1 and T2 represent the time taken by planet to move from A to B and from C to D respectively, A से B तक और C से D respectively। तो क्या होगा, तो ये बताइए एरिया यहाँ पे क्या है, दोनों का समान है। आप जानते हैं कि dA/dt क्या होता है किसी भी प्लेनेट के लिए, केपलर का जो दूसरा नियम है, dA/dt क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी dA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt। तो ये देखिए ये जो एरिया है ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब इनका टाइम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 12वें का कौन सा हो जाएगा, C, 12 का कौन सा हो जाएगा, C। देखिएगा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। 13 क्या करा, 13 क्या करा भैया, द एंगुलर स्पीड एट विच द अर्थ वुड हैव रोटेट इन ऑर्डर टू मेक द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर 0।
ठीक है, तो एंगुलर स्पीड पूछ रहा है आपसे। तो ये बताइए इक्वेटर पे ग्रेविटी कितनी होती है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर होता है। याद रखिएगा इक्वेटर पे यार ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा होता है, लेमडा की वैल्यू 0 होती है, तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर होता है। अब क्या कर रहा है, ये वाला कह रहा है क्वेश्चन में 0 है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन आर ई, या ओमेगा इक्वल टू रूट में जी अपॉन आर ई। तो जी की वैल्यू रखिए, आर ई की वैल्यू रखिए, जी कितना है 9.8, आर ई की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है 6.4 इंटू 10 पावर 6, इसको रखिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो इसमें ए वाला आएगा, कौन सा आएगा 13 का आपका ए वाला आएगा, 13 का ए आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करा टू आइडेंटिकल थिन रिंग ईच ऑफ रेडियस आर कोएक्सियली प्लेस्ड at a distance r if the rings have the uniform mass distribution and each has masses m1 and m2 respectively, then the work done in moving a mass m from center of one ring to that of other edge, ठीक है, center of one ring to other edge क्या है, कैसे, मतलब इस तरह से ये मास दिया गया है, ये देखिए मास दिया गया है, ये देखिए ऐसे ये रिंग दिए गए हैं, सॉरी, और ये ए है, ये बी दिया है, एक छोटा सा स्मॉल एम मास है जो बी से लेके ए तक मूव कर रहा है। तो वर्क डन कितना होगा, आप जानते होंगे वर्क डन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एम, बी से मूव कर रहा है तो VA माइनस कितना हो जाएगा, BB हो जाएगा, ठीक है भाई, VA माइनस BB हो जाएगा। इनके मास कितने हैं, इनके मास m1 है, इसका मास क्या है m2 है। तो अब देखिए हमको करना क्या है, ये फार्मूला सभी लोग आप जानते होंगे कि एक जगह से दूसरे जगह पे अगर कोई भी मास मूव करता है तो उसमें वर्क डन कितना होता है, वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू चेंज ऑफ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्यों भाई, इतना तो सभी लोग जानते होंगे। वर्क डन W इक्वल टू एम, VA माइनस कितना हो जाएगा, BB हो जाएगा, यानी चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ध्यान दीजिए चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। तो चलो भाई ए पॉइंट पे जरा पोटेंशियल निकाल लेते हैं, आ जाओ ए पॉइंट पे जरा पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ये देखिए ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, बोलो भाई, ए पॉइंट पे इसके कारण भी पोटेंशियल होगा माइनस जी m1 बाई रेडियस कितना दिया आर, और एक इसके कारण भी होगा, तो ये डिस्टेंस लिया जाएगा आर रूट 2 हो जाएगा, तो इसके कारण कितना हो जाएगा माइनस जी, फार्मूला याद है ना, याद होना चाहिए भाई, आर रूट 2 हो गया, ये ए पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया। चलो भैया बी पॉइंट पे जरा पोटेंशियल देख लेते हैं, बी पॉइंट पे खुद अपने कारण होगा माइनस जी m2 बाई कितना आर, और माइनस जी m1 बाई आर रूट 2। अब बी में से जरा ए में से बी को माइनस कर लीजिए, ए में से बी को माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो बोलिए भाई VA माइनस VB करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन हो गया, यानी G बाई आर कॉमन हो गया, क्या बचा m2 माइनस m1, अब कोई भी रखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, m2 माइनस m1, यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं आप, ये प्लस है तो ये भी माइनस है, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए G बाई आर रूट को बाहर कर लीजिए, ये देखिए G बाई आर रूट को बाहर कर लेंगे तो m2 माइनस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ भी m2 माइनस m1 हो जाएगा आपका, ये देखिए m2 माइनस m1 हो गया। चलिए भाई इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, W इक्वल टू एम, G बाई आर सब में से बाहर कर लीजिए, m2 माइनस m1 को भी बाहर कर लीजिए, बचा कितना 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। चलिए भाई अब ये क्या हो गया, W इक्वल टू जी स्मॉल m2 माइनस, चाहे m2 माइनस m1 लिखो चाहे m1 माइनस m2 लिखो, असल में मैंने क्या है B से A लाया है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, अगर हम A से B ले जाएंगे तो आपका वो वाला ऑप्शन मिल जाएगा, और एक ही ऑप्शन उसमें दिया है तो कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, रूट 2 माइनस 1 LCM ले लो और अपॉन रूट 2, तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 14 का कौन सा हो गया, बी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं क्या है। 15 क्या करा है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस ईच ऑफ 1 kg, इनफाइनाइट मास है, an infinite number of masses each of 1 kg are placed on the positive x axis
at 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter from the origin. The value of gravitational field at the origin due to this distribution is इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वैल्यू क्या होगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वैल्यू क्या होगी। तो अब ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए 1 2 4 8 1 2 4 8 16 32 64, समझ जाया करो कि ये जीपी वाले क्वेश्चन हैं। तो इनफाइनाइट मास आपके दिए हैं, प्रत्येक 1 kg के हैं, ये देखिए इनफाइनाइट मास है और प्रत्येक आपके 1 kg के हैं। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। और ये आपका ओरिजिन है, प्रत्येक 1 kg का है। देखिए भाई ध्यान दीजिए, प्रत्येक 1 kg के हैं, ये 1 kg 1 kg 1 kg, और ये आपका क्या है 1 मीटर 2 मीटर, और ये आपका क्या है 4 मीटर 8 मीटर, इस तरह से दिया गया है, ठीक है भाई। 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर। कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको क्या फाइंड करना है, द ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं कि आई, इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वह इधर की तरफ होगा, यानी आई नेट कितना हो जाएगा, ये देखिए इसके कारण क्या हो गया -g × 1/1 का स्क्वायर। इसके कारण भी इधर ही की तरफ होगा -g × 1/2 का स्क्वायर। इसके कारण इधर ही की तरफ होगा -g × 1/4 का स्क्वायर। इसके कारण भी इधर ही की तरफ होगा -g × 1/8 का स्क्वायर। और ये देखिए ये क्या हो जाएगा -∞, ठीक। और यही तो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, I = gm/r² होता है, ठीक है। I = gm/r² होता है, या I = कितना हो गया, ये देखिए -g कॉमन कर लीजिए, 1 + 1/4 + 1/16 + 16 + 1/64 64 प्लस 1/64 प्लस 1/64 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक। ये देखिए इन्फिनिटी तक हो गया, कहाँ तक हो गया, इन्फिनिटी तक हो गया, प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक। -g 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 प्लस डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हो गया। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जीपी का हेल्प लेंगे। I = -g फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - 1/4, फर्स्ट टर्म अपॉन 1/1 - 4, या फर्स्ट टर्म का मतलब -g 1 में से 1/4 गया, कितना बचा 3/4, यानी क्या हो गया -4g/3। ये देखिएगा जीपी ही तो होता है, जीपी का मतलब कॉमन रेशियो सेम हो। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट करेंगे 1/4 आएगा, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड करेंगे तो 1/4 आएगा। तो -g 1/1 - 4 यानी -4g/3। तो -4g/3 नहीं है, तो बी ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। मतलब माइनस साइन नहीं दिया है, मैग्नीट्यूड भी दिया है केवल। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन 16, द रेडियस ऑफ अर्थ वेयर द सिंक बाई एज ए 1%, इट्स मास रिमेनिंग द सेम, द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ सरफेस वुड बी, तो वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ सरफेस वुड बी। तो ये बताइए स्मॉल g = कितना हो जाएगा, आपके पास क्या फार्मूला है, स्मॉल g = gme/re का स्क्वायर है। कैपिटल जी और एम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है भाई, कैपिटल जी और एम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। देखिए कैपिटल जी और एम यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया है। तो कैपिटल जी और एम अगर यहाँ कांस्टेंट दिया गया है, तो ये बताइए अगर ये कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, क्यों भाई, पक्का है। श्रिंक कर रहा है बाई 1%, तो 1% बहुत कम है, तो इसके लिए परसेंटेज एरर का यूज करते हैं। तो ΔG/g = क्या हो जाएगा 2 ΔRe कितना, ये देखिए RE हो गया। ये देखिए ΔG/g = 2 ΔRe कितना हो गया RE, इंटू 100 कर दीजिए। ये देखिए इंटू 100 कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। ये बताइए इसकी वैल्यू दे दिया है, यानी 2 × 1%, यानी क्या हो जाएगा 2%। तो क्या हो जाएगा इंक्रीज बाई 2%, इंक्रीज बाई 2%, यानी 16 का क्या हो गया बी हो गया। 16 का जो हो गया वह क्या हो गया बी हो गया। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्या कर रहा है, 17 क्वेश्चन, a satellite is revolving around the earth in an orbit of radius r with time period t. If the satellite is revolving around the earth in an orbit of radius r plus delta r, where delta r is less than small r, ध्यान दीजिए delta r less than small r with the time period t plus delta t less than t, then कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब r काफी छोटा है।
अगर r काफी छोटा है तो आप जानते हैं, आपको पता होगा t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे 3/3 होता है, या t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे 3/2। यहां भी देखिए बहुत स्मॉल है तो परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा t अपॉन टी इक्वल टू 3/2 डेल्टा r अपॉन कितना r। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ए सही होगा। कौन सा सही होगा, ए। छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत बड़े नहीं। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच डीप इनसाइड द अर्थ शुड ए मैन गो दैट्स वेट बिकम 1/4 ऑफ दैट ऑन अर्थ सरफेस। तो आपको डेप्थ में फार्मूला याद होना चाहिए। डेप्थ में फार्मूला जी डैश इक्वल टू G1 माइनस डी अपॉन क्या है, आर रही है। तो क्या हो रहा है, वेट G/4 हो रहा है। तो चलिए G/4 हो रहा है, G1 माइनस डी अपॉन कितना हो गया, आर रही। ये देखिए जी कट गया। अब क्या हो जाएगा, 1 में से 1/4 गया तो कितना बचेगा भाई, 3/4। 3/4 इक्वल टू डी अपॉन आर रही, या डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3r/4। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखें। फिर चलते हैं 19वां क्वेश्चन। द सैटेलाइट एंड बैक अराउंड ए प्लैनेट P of a circular orbit having radii 4r and r respectively. The speed of A is 3b, that b will be. तो क्या करा, the two satellite A and B go round a planet। ठीक है, तो आप जानते हैं v इक्वल टू कितना होता है, रूट में ऑर्बिटल वेलोसिटी gm/, कितना होता है, r होता है। तो r कितना दे दिया है, r इक्वल टू 4r दिया है। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ A is 3b, स्पीड ऑफ A 3b है। अब ये v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में gm/, कितना हो जाएगा, r। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, 3b/v डैश। ये देखिए gm/r कट गया, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो गया, यानी v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो गया, v डैश इक्वल टू कितना हो गया, 6v हो गया। तो v डैश इक्वल टू 6v का मतलब ये b बना हो गया, 19 का b। तो चलिए भाई 19 का b हो जाता है। अब चलते हैं 20 वाले पे। 20 क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज v, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज v फॉर a satellite orbiting an altitude of half the radius, half the earth radius, the orbital velocity is, orbital velocity is। तो अभी बताइए, जस्ट इसका मतलब क्लोज क्या होता है, v इक्वल टू रूट में gm/r होता है, gm/r होता है। और अगर कुछ ऊंचाई पे जाते हैं तो ये क्या होता है, रूट में gm/r प्लस h होता है। h कितना दिया है, r/2 दिया है। देखिए r/2 दिया है, दोनों को डिवाइड करते हैं, ये देखिए क्या हो जाएगा, रूट में gm/। इसी तरह के बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन नीट में आते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं। r प्लस r/2 का मतलब 3r/2 हो गया, 3r/2 का मतलब, ठीक है, ये देखिए 3r/2 का मतलब, ये देखिए ये 3r/2 हो गया। 3r/2 का मतलब यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। ये देखिए 2/3 gm/ कितना r, ये सब कट गया। हमको v डैश की वैल्यू निकालनी है, तो v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, खुद बताइए आप। √3/2 कितना हो गया, यानी ये रूट में 2/3v हो गया कि नहीं, यानी v डैश की वैल्यू रूट में 2/3v हो गया। ये हमारा 20वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, तो 20 क्वेश्चन तक हमने इस प्रकार से, देखिए कैसे कैसे सोल्यूशन कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको धीरे से स्किप करके आगे बढ़ चलिए, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ठीक है, जो नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, लेकिन हाँ क्वेश्चनों को लगाइए। ये देखिए इसका क्वेश्चन जो था उसमें गलत दिया था, मतलब इसको मैंने सही कर दिया है, आंसर सही कर दिया है, इसका आंसर गलत दिया था। ये क्या करा है, एंगुलर मोमेंट, ये dA/dt। तो केपलर का दूसरा नियम क्या होता है, dA/dt इक्वल टू क्या, केपलर सेकेंड लॉ, dA/dt इक्वल टू L/2m होता है। L क्या होता है, I⍵/2m। और ये बताओ, कोई मास अगर किसी मतलब सूरज के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ω/2m हो गया, यानी m से m कट गया, 2 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब dA/dt जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। ये देखिए सी वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² होगा, तो ये सी वाला हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं 22वें क्वेश्चन में, देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, 2 इक्वल पॉइंट मासेस आर सेपरेट बाय ए डिस्टेंस d1।
ठीक है, दो इक्वल मास हैं, कोई भी इक्वल मास है, ये देखिए एक यम है एक यम है, ये दोनों एक दूसरे से d1 से सेपरेट हैं, तो d1 से सेपरेट है तो इसका मतलब F इक्वल टू क्या हो गया भाई, F इक्वल टू g m1 m2 बाई कितना d का स्क्वायर, ये देखिए F1 हो गया। फिर कह रहा कि अगर इनके बीच के डिस्टेंस d2 हो जाए तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा, तो बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन, इनके बीच का डिस्टेंस अगर क्या हो गया m1 m2 अपॉन d2 का स्क्वायर, तो कह रहा क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो। अब F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, F1 d1 बाई d2 का होल स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 22वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 22वें का बी वाला सही होगा। ठीक है, अब 23 पे चलते हैं, क्या है 23 क्या कहता है, 23 देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सपोज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ सरफेस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द सरफेस ऑफ मार्स 4.2, करा 60 kg पैसेंजर गोज फ्रॉम द अर्थ टू मार्स इन स्पेस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी neglecting all other object in the sky, which part of figure best represent the weight on the passenger as a function of time। तो ये बताओ जब सैटेलाइट में जाएगा तो सैटेलाइट में क्या होगा, सैटेलाइट में उसका वेट क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पे उसका वेट क्या है, 0 शो करेगा। भाई देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसका वेट धीरे धीरे घटता जाएगा, और वेट धीरे धीरे घटता जाएगा, जब जैसे जैसे वेट धीरे धीरे घटेगा और इस समय यहां पर वेट क्या शो करेगा, 0 शो करेगा। तो कौन सा ग्राफ, सी वाला ग्राफ यहाँ पे क्या है, शो कर रहा है। भाई सैटेलाइट की बात कर रहा है ना, तो कौन सा, सी वाला ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है। अब 24 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, हाइट ए पॉइंट वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1%, मतलब जी डैश इक्वल टू क्या हो गया, जी का 1 बाई कितना 100, भाई ये तो हो गया 1%, ऐसे निकालेंगे तो आपके पास ये बताइए अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बताइए जी डैश कितना हो जाएगा, जी डैश जो है वह जी बाई 100 हो जाएगा, तो जी बाई 100 इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का क्या होल स्क्वायर। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लीजिए, ये देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लीजिए, 1/10 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, या क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू एच अपॉन आर ई, या एच इक्वल टू 9 आर ई। देखिए 24 का बी हो जाएगा, 24 का क्या हो गया, बी, 24 का बी हो गया। 25 देखिए क्या है भाई, 25 किस तरह से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड l। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड पे क्या है, ये देखिए मास, देख रहे हो कैसे छोटे छोटे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं। अरे बेटा नेट हो या ना हो, पढ़ो घर पे, जो पढ़ेगा वही बनेगा, कहीं इधर उधर फालतू चक्कर में नहीं कि ये पढ़ ले वह पढ़ ले ऐसे पढ़ ले, अरे नहीं, जो आपकी किताब है, जैसे मृग नहीं घूमता है पूरे वन में घूमता है, लेकिन कस्तूरी क्या होती है, उसके नाभ में छिपी होती है, उसकी महक से क्या है, वैसे ही आज का समाज है, आज के बच्चे हैं, वो पूरा घूमेंगे, यहाँ दिल्ली मुंबई कोटा लखनऊ गोरखपुर में भी, फिर कई कोचिंगों में घूमने लगेंगे, कई टीचरों को पकड़ने लगेंगे बेटा, लेकिन कोई ढंग से पढ़ता नहीं, जो ढंग से पढ़ता है वही सेलेक्ट होता है, जो कहीं रहता है। तो उस मृग की भांति मत बनिए कि भटकते रहिए, आप भटकते रहिए, आप विश्वास करिए कि जो आपके 11-12 की किताब है, चाहे जिस पब्लिकेशन की है, अगर उसको सही से पढ़ ले रहे हैं, चाहे किसी माध्यम, चाहे स्कूल के टीचर के माध्यम से, चाहे हम लोग के माध्यम से, चाहे और किसी कोचिंग के हमारे साथी जो भी गढ़ पढ़ाते हो उनके माध्यम से, किसी के माध्यम से, और नहीं कोई मिल रहा है तो भैया क्या है, आप खुद तो एक माध्यम है ही। कुछ नेट से मिल गया हेल्प, कुछ यूट्यूब से मिल गया, कुछ भाई फेसबुक से मिल जा रहा है, कुछ टेलीग्राम से मिल जा रहा है, तो हेल्प लेते हुए थोड़ा सा पढ़िए और देखिए, फिर छोटे छोटे ये सब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और इन्हीं की प्रैक्टिस करने के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है वह चल रही है, कि ताकि आप क्या है, अपने आप को क्या है, बना सकें, क्या, एक परफेक्ट डॉक्टर। कैसे परफेक्ट डॉक्टर का मतलब, डॉक्टर की एंट्रेंस में आप क्या है, पास हो जाएं। परफेक्ट डॉक्टर तो भाई बाद में बनेंगे, आप 10 साल बाद बनेंगे, एमडी करेंगे, एमएस करेंगे, डीएम करेंगे, बीबीएस करेंगे, पता नहीं क्या क्या उसके लिए होता है, वो जानकारियां तो हम लोग को नहीं मालूम है, आप लोगों को ही पता होगा। तो अब देखिए ये यम ये दिया गया है, तो कहा यह जा रहा है कि इसके सेंट्रोइड पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको बताना है। ठीक है,
तो क्या कहा जा रहा है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू दीज पार्टिकल। तो सेंटर बताना है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए। डिस्टेंस सभी लोगों को पता है, L/√3 होती है। ये डिस्टेंस कितनी होती है, L/√3। अब ये सब मैं कई बार बता चुका हूँ क्लास में, कई क्वेश्चनों में। L/√3 ट्रिग्नोमेट्री से आप पता कर लेंगे। तो V इक्वल टू, तीनों मास है, समान डिस्टेंस है, -3 gm अपॉन, ये देखिए L/√3 -3 gm अपॉन L/√3। L/√3 का मतलब ये हो गया, 3√3 हो गया भाई, इसकी जगह L/√3 रखा। अब देखो इसमें ये भी ऑप्शन सही, बी भी, इसीलिए डी सही होगा, बोथ बी एंड सी। देखना कई बच्चे कमेंट किए थे इसमें कि सर बी और सी दोनों, तो यहाँ लास्ट में लिखा है ना बी एंड सी, तो बी इसको ना मार के हम इसको मारेंगे। अब ये नहीं करना कि ये भी मार देना ये भी मार देना, ऐसे नहीं, एक ही मारा जाता है, ठीक है। तो डी वाला सही है इसमें, ठीक है, क्योंकि 9 को भी √3 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, 3√3 ही आएगा उसमें भी, क्यों, तो यही चीज आपका हो जाएगा। तो ये 25वां क्वेश्चन हो गया। फिर चलते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ। अब चलो भाई 26वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये भी उसी तरह है जो अभी हमने डिस्कस किया है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, -k, तो 26 का डी, ठीक है। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। 27वां क्वेश्चन चलते हैं। वेट ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस 63 न्यूटन, व्हेन द ऑब्जेक्ट टेकन बिलो अर्थ सरफेस एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस इट्स वेट बिकम, ठीक है, बिलो ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब G डैश इक्वल टू हाइट इक्वल्स टू हाफ द रेडियस, G1 - d अपॉन r। ये देखिए G डैश कितना है 63, ये सॉरी G डैश आपको फाइंड करना है, ये 63 है, और 1 - r बाई कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये देखिए कट गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 में से 1/2 ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से 1/2 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए भाई, ठीक है। ये G डैश इक्वल टू 63 when the object taken below earth surface at a height equal to half the radius its weight become, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2, तो क्या हो गया 2 3 6 2 1, ये 31 kg आ रहा है, 31 न्यूटन आ रहा है, लेकिन 31 न्यूटन तो दिया नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे 28 न्यूटन को, चूंकि उसके क्लोज वही है तो उस पर हम लोग टिक करके धीरे से निकल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 28वां क्वेश्चन, गैस escape from the surface of planet because it requires escape velocity, the escape velocity will depend on which of the following factor। अब देख लीजिए escape velocity आप खुद बताइए किस पे डिपेंड करता है, रूट में 2 gme अपॉन आर होता है, रूट में 2 gme अपॉन क्या होता है आर होता है, रूट में 2 gme अपॉन आर। तो क्या ये सिर्फ प्लेनेट के मास पे डिपेंड कर रहा है, देखिए प्लेनेट, क्या गैसों के मास पे डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 28 का केवल ए होगा, ठीक है, 28 का केवल। अरे भाई मास ऑफ पार्टिकल स्केपिंग उस पर कहां डिपेंड कर रहा है, उस पर डिपेंड नहीं कर, टेम्परेचर ऑफ प्लेनेट नहीं, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो केवल इस पर डिपेंड कर रहा है, तो 28 का ए होगा। 29 का चलते हैं, क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कर अ पार्टिकल ऑफ मासेस 2m and m आर रिस्पेक्टिवली एट ए पॉइंट ABC with AB इतना much smaller than m and t equal, then are rest given in figure at subsequent times before any collision take place, ठीक है। तो क्या होगा किधर की तरफ, मतलब कह रहा है कि कोलिजन के लिए क्या होगा, यम किधर की तरफ मूव करेगा, तो भाई जो फोर्स बड़ा होगा उधर ही की तरफ मूव कर लेगा। तो देख लो भाई क्या है, ये 2m है, ठीक है, ये m है और ये कैपिटल M है, ये डिस्टेंस x मान लो और ये डिस्टेंस x/2 मान लो। ये बताओ इनके और इनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा F1, तो F1 इक्वल टू क्या हो गया G2m x², अब ये ऊपर जाएगा 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गया, इतना फोर्स हो गया। इधर इसके बीच में फोर्स क्या होगा F2, तो बोलो भाई F2 इक्वल टू क्या होगा, ये बताओ Gm बाई कितना x², हम नहीं क्वेश्चन कर रहा है ये आधी डिस्टेंस है इसकी। अब तुम ही खुद बताओ कि कौन बड़ा है, तो F1 इक्वल टू बेटा क्या है F2 बड़ा है, तो ये बताइए F1 इक्वल टू अगर F2 बड़ा होगा तो ये स्मॉल m मास इधर की तरफ मूव करेगा कि उधर की तरफ मूव करेगा कोलिजन के लिए, भाई इधर ना भागेगा, क्योंकि इधर वाला फोर्स बड़ा है कि नहीं भाई, इसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना, तो ये वाला फोर्स बड़ा है, तो m विल मूव टूवर्ड्स क्या है 2m, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ हैव ए फाइनाइट लाइफ
फाइनाइट लाइफ, एंड समटाइम्स, ठीक है, डिवाइस ऑफ द सैटेलाइट फॉल द अर्थ, दिस इज द बिकॉज सोलर सेल एंड बैटरीज इन सैटेलाइट रन आउट। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे नहीं कहा जा रहा कि सैटेलाइट कुछ दिनों बाद, आप लोग सुनते होंगे न्यूज में कि सैटेलाइट है गिर रहा है, उसको खींच के समुद्र में गिरा दिया गया। तो क्या होता है इसके लिए, इसका क्या कारण है? अरे भाई हवा है ना ऊपर, सॉरी कुछ तो है, एयर रेजिस्टेंस है, विस्कस है, कुछ भी तो है जहां सैटेलाइट उड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कोई है नहीं, गैसेस होंगी, कुछ भी होगा, आयनोस्फीयर है तो आयंस होंगे, तो क्या उनके बीच विस्कस फोर्स नहीं लगेगा? तो उस विस्कस फोर्स के कारण क्या होता है, विस्कस फोर्स के कारण उनकी हाइट धीरे धीरे छोटी होती जाती है। ठीक है, देखिए हाइट धीरे धीरे छोटी होती जाएगी लेकिन स्पीड बढ़ती जाएगी। ये देखना, ये V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट में GM/, कितना होता है, R होता है। तो ड्यू टू विस्कस फोर्स कॉजिंग द स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड हेंस हाइट, स्पीड ऑफ सैटेलाइट इंक्रीजेस होना चाहिए था यहाँ पे, स्पीड ऑफ सैटेलाइट इंक्रीजेस एंड हेंस हाइट इज ग्रेजुअली डिक्रीज। स्पीड देखिए, ये देखिए हाइट घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या होता है वह, इसका मतलब क्या होता है, सैटेलाइट जो होता है कुछ ऊंचाई पे उड़ता है, ये देखिए कुछ ऊंचाई पे उड़ता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी ऑर्बिट धीरे धीरे ऐसे होती है, उसकी बहुत तेजी से होती जाती है और अंत में आके पृथ्वी पर कहीं गिर जाता है। यहाँ बहुत तेजी से आने लगता है, बहुत तेजी से आएगा। ठीक है, तो स्पीड बढ़ जाती है, देख लीजिए यहाँ से हाइट उसकी छोटी होती जाती है और अंत में वह पृथ्वी से कहीं कोलैप्स कर जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन। कंसीडर टू सॉलिड स्फीयर, दो सॉलिड स्फीयर दिए गए हैं, कंसीडर टू सॉलिड स्फीयर, रेडियाई R1 1 मीटर, R2 2 मीटर। ठीक है, R2 2 मीटर एंड मासेस M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1 and 2 आर शोन। देखिए अब यहां दे दिया है 1 के कारण कितना दिया है, ये देखिए 2 दिया है, और 3 के कारण कितना दिया, 3 दिया है। तो 1 का चलो लिखते हैं, I1 इक्वल टू GM1 बाई कितना, R1 का स्क्वायर। ये देखिए I1 कितना दिया है, 2 दिया है, और ये GM1 बाई कितना है, R1 1 का स्क्वायर। ये चलिए I2 कितना दिया है भाई, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए GM2 अपॉन कितना, R2 का स्क्वायर। I2 कितना है भाई, I2 जो है वो 3 दिया है, और GM2 अपॉन R2 का स्क्वायर। R2 कितना दिया है, अरे बोलिए ना, R2 कितना दिया है, ये देखिए 2 है, ये देखो देख लो 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो 2/3 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4 केवल। तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, 2/3 यानी M1/M2, और ये क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो M1/M2 4 हो गया, यानी 2 से कितना होगा, 2 कट जाएगा, यानी M1/M2 1/6 हो गया, 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो M1/M2 जो है वो 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये देखिए 1/6 हो गया। ठीक है भाई, तो इसमें 1/6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32वां क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन। सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द nth पावर ऑफ डिस्टेंस, देन द टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट। ठीक है, तो इसके लिए क्लास में मैंने कई बार डिस्कस भी किया है कि अगर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴n होता है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट में R⁴n-1, बोलो, और टाइम पीरियड T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁴n+1/2। देख लीजिए, जैसे n की जगह 2 रहता है तो 2 1 3 3/2 होता है, 2 में से 1 जाए तो क्या बचता है, R बचता है। n की जगह 3 होगा तो 3 1 4 4/2 हो जाएगा, 5 होगा तो 5 + 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, R⁴n+1/2 यानी 32 का A। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 देखते हैं, 33 का रहा, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज 9:4। ठीक है, अर्थ सरफेस यानी ये देखिए GE/GP, G तो वही होगा ME/RE का स्क्वायर, यहाँ प्लेनेट का स्क्वायर, और GMP, ये फार्मूला बनेगा भाई। G = GME/RE² होता है। तो क्या दे रहा है, दोनों का वेट का रेशियो 9:4 है, तो ये देखो ये 9:4 दे रहा है। G तो G कट ही जाएगा। द मास ऑफ प्लेनेट इज 1/9, प्लेनेट का मास 1/9 है, तो 1/9 का मतलब ये 9 हो गया, 9/1 हो गया। क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ प्लेनेट,
ठीक है, यानी रेडियस ऑफ ये कह रहा है 9 से 9 कट गया, यानी आर इक्वल टू आर पी बाई 4, 4 का स्क्वायर रूट आर पी बाई 2, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा 33 का डी। छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, वही आते हैं। फिर देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 34, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा जा रहा है कि द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विथ डिस्टेंस डी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज बेस्ट रिप्रेजेंट, मतलब कहा जा रहा है कि जी के वेरिएशन में कौन बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखो, ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी दिया गया है, हम अर्थ के सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये अर्थ का सेंटर है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाएंगे, अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जाएंगे तो उसकी ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। क्या होगी उसकी ग्रेविटी? ध्यान दीजिएगा, उसकी ग्रेविटी जैसे जैसे हम सेंटर टू सरफेस हम जाएंगे उसकी ग्रेविटी धीरे 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 बढ़ती जाएगी। देखिए भाई, ऊपर जाते हैं तो घटती है, नीचे जाते हैं तो घटती है, और फिर जब ऊपर जाएंगे तो G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस एच अपॉन आर ई का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। ये देखिए G 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, सेंटर से देखिए जैसे जाएंगे वैसे ग्रेविटी बढ़ेगी, और फिर ये देखिए यहाँ पहुंच गए। अब इसके बाद रेक्टेंगुलर मतलब घटेगा, क्या गए? घटेगा। तो कौन सा होगा इसमें? ये वाला होगा, डी वाला ऑप्शन होगा 34 का डी वाला। फिर चलते हैं 35 पे। 35 क्या कर रहा है? द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम G by 9 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ आर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कितने ऊंचाई पे? तो बताओ G डैश इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। G डैश की मतलब कितना हो जाएगा? G by 9 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्या बचेगा? 3 इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर ई, 2 इक्वल टू एच अपॉन आर ई। कुछ क्वेश्चन एक आध दो बार भाई थोड़ा सा गलती से मिस्टेक से डबल भी हो गए हैं, उनके लिए सॉरी, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे, यही आता ही है समझ लीजिए एक तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 36, करा फिगर शो इलिप्टिकल पाथ ABCD of a planet around the sun, yes such that area of triangle CSA is 1/4। मतलब इस तरह से ये ट्रायंगल बना है, और ये देखिए ये जो एरिया है इसका पूरे का वो क्या है? 1/4 द एरिया ऑफ एलिप्स। पूरे का एरिया इसका S/2 है, ठीक है, इसका जो हो गया वह S/4 है, और इसका ये जो बचा हुआ एरिया हो गया इसका ये, तो यस में से S/4 निकलेगा तो कितना हो जाएगा भाई? ये देखिए यस में से यस माइनस S/4, सॉरी S/2 माइनस S/4, तो कितना हो जाएगा? S/4, देखिए S/4 हो गया, और ये S/4 प्लस S/2 कितना हो जाएगा? 3S/ कितना हो गया? 4 हो गया, 3S/4 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला पार्ट जो है इसका एरिया, ये वाला पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका जो टाइम टेकन है वह कितना है? विथ DB एज द सेमी मेजर एक्सिस, इफ T1 इज द टाइम टेकन गो पाथ ABC में जो पाथ में है उसमें टाइम कितना है? वह T1 है, इसमें जो है वह कितना है? वह T2 है, ठीक है। तो अब का इनमें क्या रिलेशन होगा? तो आप जानते हैं कि dA/dt यानी dA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? dt होता है। तो इसका मतलब T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3S/4 होगा, T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S/4 होगा। बोलो भाई सही है? ये तो होता है केपलर का सेकंड नियम, ये तो कहता है केपलर का सेकंड नियम। थोड़ी स्पीड फास्ट है बेटा, ठीक है, क्योंकि भाई 45 क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं और एक ही बार में। तो अब क्या हो जाएगा? दोनों को S कट गया, 4 कट गया, यानी T1 इक्वल टू कितना हो गया? T1 इक्वल टू 3T2, ये रिलेशन आ गया, T1 इक्वल टू 3T2। तो 36 का कौन सा हो जाएगा? C वाला हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा? C वाला। अब चलते हैं 38 में। भाई क्या है 38? टू बॉडीज ऑफ masses m and 4m are placed at a distance r. The gravitational potential at a point on the line joining them where the gravitational field is 0। मतलब कहा जा रहा है कि जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है वहां पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालिए।
तो मान लो कि ये मास m1 दिया है, ये मास m2 दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा। तो मान लो इससे x डिस्टेंस पे है और इससे r माइनस x डिस्टेंस पे है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके कारण यहां पर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, gm1 बाई x का स्क्वायर, और इसके कारण क्या हो जाएगा, gm2 अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, रूट m1 r अपॉन रूट m1 प्लस m2 आएगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो r माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, रूट m2 r अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2 आएगा। तो ये डिस्टेंस पता हो गई दो मास के बीच का जहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, v इक्वल टू माइनस gm1 बाई एक्स माइनस gm2 अपॉन r माइनस एक्स। क्यों भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यही तो होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में v इक्वल टू माइनस gm1 बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये माइनस gm2 अपॉन कितना हो जाएगा, r माइनस क्या x हो जाएगा, माइनस gm2 अपॉन r माइनस एक्स, या v इक्वल टू माइनस gm1 x कितना हो जाएगा, ये देखिए x रूट m1 r और ये ब्रैकेट में रूट m1 प्लस रूट m2 माइनस gm2 r माइनस एक्स क्या हो जाएगा, रूट m2 r अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2। इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा, माइनस g बाई r रूट m1 प्लस रूट m2 का होल स्क्वायर। एक तरह से फार्मूला की तरह आप याद भी कर सकते हैं, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। तो m1 की वैल्यू कितनी है m, और m2 की वैल्यू कितनी है 4m। तो चलो भाई v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस g बाई r, ये क्या हो गया रूट m और रूट में 4m का होल स्क्वायर। 4m का मतलब क्या हो गया 2m, 2m और m कितना हो गया 3m, यानी v इक्वल टू क्या हो गया माइनस माइनस भाई 3m, एक मिनट 2m 4m का मतलब 2m और ये 3m यानी 9g बाई कितना हो गया r। बोलो भाई सही है, यानी 37 का कितना हो जाएगा 9g बाई कितना हो जाएगा r हो जाएगा 9gm बाई, इसका मतलब 37 का d हो गया, 37 का कितना हो गया d हो गया। फिर चलते हैं 39 की तरफ, क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 38 की तरफ चल रहा है। 38 कर रहा है, बॉडी इज मूविंग इन द लो सर्कुलर ऑर्बिट, planet m and radius r, the radius of orbit can be taken to be r itself, then the ratio of speed of this body in the orbit to the escape velocity from the planet is, escape velocity from planet is, इसका मतलब हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ऑर्बिटल वेलोसिटी ये देखिए कितनी दी गई है, रूट में gm बाई कितना दिया है r, और ये बताइए एस्केप वेलोसिटी कितना दिया गया है, रूट में 2gm बाई, यानी यही कहा जा रहा है, इसका रेशियो हमको बताना है। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√2। अब चलते हैं इसमें 39 क्वेश्चन में, क्या करा, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड 11 किलोमीटर पर सेकेंड, द एंगल 45 डिग्री। तो आप जानते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी होता है वह प्रोजेक्टाइल के मास से और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी नहीं डिपेंड करेगा। तो ये कितना बना रहेगा 11 किलोमीटर पर सेकंड ही बना रहेगा, 11 किलोमीटर पर सेकंड ही बना रहेगा। 40 क्वेश्चन करा कि द सडनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड बिकम जीरो, देन द सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या हो जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर जीरो हो जाए तो सैटेलाइट क्या करेगा, आप खुद जानते हैं कि सैटेलाइट क्या करेगा। तो इस आधार पे सैटेलाइट भाई क्या होगा, मतलब उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। तो जैसे मान लीजिए हम किसी रस्सी में मास को बांध के इस तरह से घुमा रहे हैं और रस्सी को काट दिया जाए तो मास कैसे मूव करेगा, टेंजेंशियली मूव करेगा, सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़ाया था। तो वही चीज तो है, अगर फोर्स खत्म हो जाएगा, अगर फोर्स खत्म हो गया मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया तो उसका मतलब वो टेंजेंशियली मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, टेंजेंशियली। तो मूव टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट इन द सेम वेलोसिटी, ये ध्यान दीजिएगा, टेंजेंशियली मूव करेगा। फिर चलते हैं 41वां क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट फ्रॉम द सन आर इतना इतना, द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। तो ये बताओ टाइम पीरियड क्या हो गया t1 अपॉन t2, ठीक है, फ्रॉम द सन दिया गया है तो r1 अपॉन r2 का 3/2 होगा। तो बताओ 10 पे 13 10 पे 12, ये सेंटर से ही डिस्टेंस दी गई है। अब ये
10 पे 3/2, 10 पे 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा ये बताइए? 10√2, 10√2 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? बी वाला हो गया। क्या हो गया? बी वाला हो गया। फिर चलते हैं 42, द एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इन द ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेस, द टू विल क्या करेंगे? टू विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये बताइए, अगर एस्ट्रोनॉट कॉन्टैक्ट छोड़ दे रहे हैं तो आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी दो मास, यानी न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दुनिया में कोई भी दो मास, वह दोनों एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे? अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा? मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, यानी 42 का ए हो जाएगा। फिर चलते हैं 43 देखते हैं। ए बॉडी 72 न्यूटन अर्थ सरफेस, द ग्रेविटेशनल फोर्स एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो जी डैश इक्वल टू 72 1 प्लस RE/2, ये देखिए RE कट गया, जी डैश इक्वल टू 72 1 प्लस 1/2 कितना हो गया? 3/2, 3/2 का मतलब 9 × 4 9 72 8 चौक 32, 32 न्यूटन। 43 का क्या हो गया? बी हो गया। फिर चलते हैं 44, करा कि द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू प्रोवाइड टू अ सैटेलाइट मास m रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट ऑफ मास m ट्रांसफर फ्रॉम सर्कुलर ऑर्बिट टू r1 टू अनदर रेडियस r2। मतलब क्या कहा जा रहा है कि अगर ये पृथ्वी है, ये देखिए ये r1 में एक सैटेलाइट क्या है? घूम रहा है, और एक दूसरा r2 में घूम रहा है, तो करा कितना एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो इसका मतलब जो चेंज ऑफ टोटल एनर्जी होगा वही एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा के इक्वल टू E2 माइनस E1। और बताइए सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी होती है? -G m2 m/2r1 और प्लस G क्या है? m1 m2 है कि क्या है? mm है, इसको हटा दीजिए, mm अपॉन कितना? 2r2, सॉरी 2r1। तो क्या हो जाएगा? दोनों को माइनस करेंगे तो डेल्टा के इक्वल टू क्या हो जाएगा? GM/2 1/r1 माइनस 1/r2। तो कौन सा ऑप्शन होगा? GM/2 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया डी। फिर चलते हैं 45 क्वेश्चन पे। The satellite A of mass m distance of r from the center of earth, then other satellite B of mass 2m distance 2r from the earth center, that time period। फिर वही टाइम पीरियड Kepler's थर्ड लॉ, T1/T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1r/2r। सब सेंटर दिया है 3/2, 3/2 का मतलब 1/2√2। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट डबल हुए हैं, लेकिन इससे घबराइएगा मत, ये मत कहिएगा वो मैंने जान के डबल दिया था, ताकि क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम उसमें आते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से बेटा ये 45 क्वेश्चन आज 7 मई को क्या है आपका 45 क्वेश्चन का क्या है? टेस्ट हो गया। मतलब हुए तो 180 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने अपने फिजिक्स पार्ट का क्या है? कंप्लीट डिस्कशन मैंने 45 क्वेश्चन का कर दिया। और इसी तरह से पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और पढ़िए, और अपने लक्ष्य की तरफ एकदम केंद्रित रहिए, और एकदम प्रण कर लीजिए अपने आप से कि भैया अगर आए हैं तो इस दुनिया में कुछ करके ही जाएंगे। कुछ करने का मतलब क्या? ये पढ़ना, सिलेक्शन, और कुछ नहीं। ठीक है ना? नहीं तो इधर उधर दिमाग आप लोग बहुत ज़्यादा चलाते हैं। थैंक यू सो मच।